अब तक जो बात हुई है उन बातों से यह तो आपको ज्ञात होता है कि अल्पसंख्यकों का मुद्दा बार बार उठता तो है परंतु परिभाषित नहीं है। तो हमने कहा कि इसे परिभाषित किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ पे उन्हें कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता, जो कि वास्तव में जो विशेष रूप से धार्मिक समुदाय जिनको कहा गया अल्पसंख्यक, उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो यह एक बहुत गंभीर मुद्दा था और इसलिए हमने कहा कि इस पर एक अधिनियम बनना चाहिए जिसके आधार पर ये हो कि हम अल्पसंख्यकों को परिभाषित कर सकें और उनकी संख्या पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। केवल और केवल मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं है, इससे इतर भी बहुत सारी बातें हैं जहां भेदभाव हिंदुओं के साथ होता है। तो केवल विशेष अधिकार जब हिंदू को नहीं मिलते हैं, मुसलमान और ईसाइयों को मात्र मिलते हैं, या आप कह लीजिए कि हिंदुओं को छोड़कर बाकी सबको मिलते हैं, तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे में यह गंभीर स्थिति अन्य जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को भी यदि हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। और इस दृष्टि से एक विशेष अध्याय इस पुस्तक में उपलब्ध है। मेजर साहब, जी जी आप जानते हैं वह जो अध्याय है, उस अध्याय को मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार से उस पर बताएं। जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हिंदुओं के साथ संविधान में जाने अनजाने या कहिए संविधान की गलत व्याख्या करने के कारण बाद में कालांतर में जो है, जैसे 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार नहीं है, ये गलत संवैधानिक प्राविधानों के कारण हुआ। यानी जो कानून बनाए सरकार ने, क्योंकि अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया, केंद्र स्तर पे किया और राज्य स्तर पे नहीं किया, तो ये भेदभाव। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत जो भेदभाव बहुत बड़ा हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो बहुत गंभीर है। वो संभवतः इससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि ये तो व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, वो पूरे के पूरे सनातन संस्थान को प्रभावित कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कानून बनाया अंग्रेज़ों ने शुरू में, और उस कानून के आधार पर वो करीब 250 साल से वो कानून चला आ रहा है, और स्वतंत्रता के बाद भी वो कानून हिंदुओं के ऊपर लागू है, जिस पर हमने पूरा एक चैप्टर लिखा है, जिसको मैं आपको बताता हूँ इस तरह। ये है आपका हिंदू मंदिर और संपदा प्रशासन एवं प्रबंधन अधिनियम। ये अधिनियम बनाने की हमने बात की है, ये अध्याय है, ये अधिनियम बनाने की हमने बात की है। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये जो कानून है इसकी बनाने की हमने अनुशंसा क्यों की है। क्योंकि हिंदुओं को छोड़कर जितने भी धार्मिक संस्थान हैं दूसरे धर्मों के, वो सब के सब स्वतंत्र हैं। जैसे चर्च को ले लीजिए, चर्च में क्या आय है, क्या व्यय है, क्या चढ़ावा आता है, यानी क्या दान आता है, उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से चर्च के हाथ में स्वयं करते हैं। जी। और इसी तरह से किसी दरगाह पे कितना चढ़ावा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उसकी भूमि से कितना पैसा आ रहा है, किराए से कितना आ रहा है, उसके मोनेटाइजेशन से कितना आ रहा है, वो सारा वो खुद मैनेज करते हैं। उसमें सरकार का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं है। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदू जो संस्थान हैं, जैसे मंदिर हैं, मठ हैं, या मंदिर की भूमि है, उनके लिए सरकार ने एक कानून बना रखा है और एक ट्रस्ट बनाया है उन्होंने। सरकार बनाती है ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के माध्यम से सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है। अच्छा, ये बात ज़्यादा दक्षिण भारत के मंदिरों पर लागू होती है, क्योंकि उत्तर भारत में तो आक्रांताओं के कारण ऑलमोस्ट सारे बड़े मंदिर नष्ट कर दिए गए थे, फिर बने फिर टूटे, फिर बने फिर टूटे। आप देखिए उत्तर दक्षिण में बहुत बड़ा अंतर है जी। कि, और दक्षिण भारत में मंदिरों की जो संख्या है अभी, मतलब मैं एक डेटा आपको दे रहा हूँ, 90,700 मंदिर है। जी, 90,700 मंदिर हैं दक्षिण के 4 राज्यों में मिलाकर, और अकेले तमिलनाडु में 1/3, 36,400। तो आप देखिए 1/3 से ज़्यादा अकेले तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में ही ये कानून सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अब इसको हम जैसे कहते हैं ना, टेम्पल एंडोमेंट एक्ट, आम भाषा में हम कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने बनाया था कि जो उनको ये लगता था कि मंदिरों में बहुत सी संपदा है, तो इस पे कैसे कब्जा किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई ये झूठी मूठी कहानियाँ बना करके मंदिर में
जो पैसा आता है गलत प्रयोग होता है, ये होता है, तो हम एक ट्रस्ट बना देंगे। और ट्रस्ट बनाया और अपने लोगों को डाल दिया। शुरू में तो उन्होंने चर्च के लोगों को डाल दिया कि चर्च के लोग यानी कि ईसाई पादरी मंदिर को मैनेज करेंगे। किसी हद तक वो कुछ दिनों तक चला, फिर पादरियों ने खुद ही उसका विरोध किया कि इसमें बहुत सारे रिचुअल हैं जिसमें हमें शामिल होना पड़ता है, तो हम ये सब नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर अंग्रेज़ों ने ट्रस्ट का बनाया कि एक ट्रस्ट होगा जिसमें हिंदू लोग होंगे, मंदिर के लोग होंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो सरकार का होगा। अब वही परंपरा चली आ रही है। स्वतंत्रता के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 1951 में और फिर 1949 में उन्होंने ये कानून बनाए। 59 में हाँ 59 मतलब 1959 में ये कानून उन्होंने बनाए। और उसके अंतर्गत क्या किया कि एक ट्रस्ट बना दिया, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि जनरली एक इनवेरिएबली एक आईएएस ऑफिसर होता है और उसी के पास सारी पावर होती है। तो आयुक्त कहा गया। हाँ, उसको आयुक्त यानी कमिश्नर कहा गया। तो वो सारा का सारा पावर उसके पास होती है और पैसा कैसे खर्च होगा, कहाँ जमा होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकली उसी के पास ही सारी पावर होती है। इसके दुष्परिणाम क्या हैं कि एक तो जितनी भी आय है उस पर हिंदुओं का कोई नियंत्रण नहीं है, वो सरकार का नियंत्रण है। अब देखिए, कंपेयर करिए, चर्च में जितना डोनेशन आएगा या चर्च में जितना चर्च के प्रॉपर्टी से जो फ़ायदा होगा वो चर्च मैनेज करेगा। कहाँ खर्च करना है चर्च डिसाइड करेगा। दरगाह से मस्जिद से जो आएगा वो दरगाह और मस्जिद वाले डिसाइड करेंगे। लेकिन हिंदू मंदिर से जो आय होगी वो सरकार डिसाइड करेगी कि कहाँ खर्च होगा। और इसके इतने भयंकर परिणाम थे। सबसे पहले तो आप देखिए, एक साइकिल समझिए। मंदिर में हम चढ़ावा किसको देते हैं? हम भगवान को देते हैं। तो भक्त जो चढ़ाता है या तो भगवान के पास जाना चाहिए या तो हिंदुओं के पास जाना चाहिए जिनकी श्रद्धा है। होता क्या था, मंदिर का पैसा आया, सरकारी खजाने में गया, सरकारी खजाने से फिर वो सरकार कहाँ खर्च कर रही है इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण भी नहीं है और इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। और फिर उसी से हज को सब्सिडाइज किया जा रहा जी था। जी। आखिर में जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए और बोले ये इस्लाम के भी विरुद्ध है और हिंदू धर्म के भी विरुद्ध है कि हिंदुओं का पैसा सरकारी खजाने में जाए, सरकारी खजाने से सरकार हज को सब्सिडी दे, मतलब इनडायरेक्टली हिंदूज वेयर पेइंग फॉर द हज ऑफ मुस्लिम्स। एक और बात है मेजर साहब जी, वास्तव में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको यह भी पता होगा कि जब सारी भूमि, मंदिरों की भूमि सरकार के नियंत्रण में है तो सरकार स्वयं निर्णय करती है कि उसका उपयोग कैसे किया जाएगा जी। और इस कारण अधिकतर संस्थान हिंदू मंदिर की जो भूमि है उन भूमियों पर संस्थान बने हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जी। यदि उन उदाहरणों को भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इतनी भूमि जिन मंदिरों की हम बात कर रहे हैं वह भूमि आरंभ में ब्रिटिशों ने चर्चों को दी थी और वो चर्चों के ही नियंत्रण में थी जी, है ना। अब जाकर जो है ब्रिटिश तो चले गए, परंतु पहले तो क्या 1925 का जो अधिनियम बना वो, हाँ। और उसके बाद उसमें जो संशोधन हुआ 59 में। तो आप देखिए कि ये जो संशोधन हुए हैं ये सारे संशोधन केवल और केवल मंदिरों पर हुए हैं और ये जो अधिनियम है वो किसी भी रूप में बाकी जिनको हम लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हैं उन पर लागू नहीं होता है। तो यह भी एक भेदभाव बहुत गहरे में यदि आप देखें तो इसका प्रभाव हिंदुओं के उस मंदिर संरक्षण या संपदा संरक्षण की दृष्टि से देखें तो वो बहुत मुझे लगता है कि जी, हमने इसमें लिखा है, हम इसको थोड़ा सा बुक से ही कोट करेंगे। देखिए, जैसा हमने कहा, दक्षिण के 5 राज्यों में लगभग 90,700 मंदिर हैं और 1/3 यानी 36,400 अकेले तमिलनाडु में है जी। दूसरा तथ्य है, सभी को जानना चाहिए कि तमिलनाडु मंदिर ट्रस्ट के पास 4,78,000 एकड़ भूमि है जिससे वे प्रतिवर्ष लाखों रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं उसके अलग अलग डेटा हैं, उसमें से हम कुछ देंगे। सन 1917 के निर्णय में मद्रास हाईकोर्ट खुद कह रही है, मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने अपना एक निर्णय देते हुए कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार पर मंदिरों की संपत्ति और आय के प्रबंधन में व्यापक भ्रष्टाचार है, आरोप लगाया, मतलब वेरी सीरियस करप्शन इन मैनेजिंग दी प्रॉपर्टी अर्न्ड थ्रू टेम्पल्स। फिर हिंदू मंदिर और उनकी संपत्ति दान आय के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक संस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं है जी।
असहनीय अनादर यानी अपवित्रता देखिए कि सरकारों द्वारा नियंत्रित कई मंदिरों में सरकारों द्वारा ही गैर हिंदुओं को प्रबंधन के शीर्ष पदों पर बिठाया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी चर्च को मैनेज करने के लिए किसी हिंदू को बिठा दिया जाए, स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे धर्मों के लोग प्रबंध तंत्र में बैठे हुए हैं जो उसको कर रहे हैं। सन 1959 के उपरांत तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धार्मिक धर्मार्थ प्रबंधन अधिनियम 1959 उस समय की कांग्रेस सरकार ने बनाया था और लगभग 47,000 एकड़ भूमि मंदिरों से छीन ली थी और विद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि के नाम पर मैं उसी की इतनी बड़ी जमीन छीन लिया। चर्च से अगर लेके दिखाएं, जबकि ये माना जाता है कि संभवतः है देश में सबसे बड़ी जो भूमि है वो चर्च के पास है, एवं रेलवे से ज़्यादा, आर्मी से ज़्यादा, जिनके इतने बड़े बड़े कैंटोनमेंट हैं, वहाँ से लेकर के कोई मंदिर, विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं बनता। तमिलनाडु में ही कितने मंदिरों की भूमि पर वहाँ इन्होंने कि यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा, तो मंदिरों से छीन लिया, मंदिरों को तो निर्धन कर दिया। अगर करना था तो आप अक्वायर कर सकते थे, दुनिया भर की ज़मीन पड़ी हुई है, बहुत ज़मीन है। तो नहीं, इसको और थोड़ा अलग ढंग से यदि आप देखें कि चर्च के पास है तो उनके अपने कॉन्वेंट्स हैं और वे अपना धार्मिक शिक्षण अलग तरह से कर रहे हैं, परंतु हिंदुओं के पास जो मंदिरों की भूमि है उससे आने वाली जो आय है उस संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण है जी। तो हिंदू अपनी सनातन परंपरा का उस तरह से आप कह लीजिए कि वो उसका संरक्षण नहीं कर पाता है या अगली पीढ़ी को वो दे नहीं पाता है। जी हाँ। तो एक जो परंपरा के साथ जुड़ने का जो संस्कार है वह संस्कार सनातन परिवारों के बच्चों को नहीं मिल पाता। तो यह भी एक तरफ आप कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो वह अधिकार कहाँ तक किस पर लागू होंगे। वह हिंदू जहाँ पर हम कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हैं वे, परंतु वहाँ पर भी वो लागू नहीं होता। हमने जो ये बात कही है कि हमें किस तरह से इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि अगर संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को बराबर दिया गया है तो संविधान का ये उल्लंघन होगा अगर सरकार इस तरह से हिंदुओं के मंदिर, मठ और उनकी आय पर नियंत्रण रखती है। तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, जो संविधान में प्राविधान है हम उसको लागू करने की बात कर रहे हैं कि सरकार नियंत्रण इसलिए छोड़ दे मंदिर संपदा का क्योंकि संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी। तो जब चर्च और मस्जिद में नहीं है इंटरफेरेंस तो इसमें क्यों। तो हमारा ये जो प्रपोजल है वो इस विषय में ये है कि जिस तरह से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जी और सिखों के गुरुद्वारा का प्रबंधन स्वयं सिख लोग करते हैं, उसी तरह से एक हिंदू मंदिर प्रबंधन कमेटी या हिंदू मंदिर संस्थान प्रबंधन कमेटी के कानून बनाया जाए जिसमें पूरा सरकार एक स्ट्रक्चर दे कि ये कैसे चलेंगे और उनकी पूरी ऑटोनॉमी हो, जिसमें कि हिंदू धर्म के लोग ही, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो चाहे धार्मिक गुरु हो, कोई भी, यानी संपूर्ण सनातन समाज मिलकर, उसमें प्रोफेशन की कोई बात नहीं है, ये निर्णय ले कि किस तरह से हमारे मंदिरों का प्रबंधन हो। सरकार एक स्ट्रक्चर दे दे, एक ट्रस्ट बने और वो ट्रस्ट उस संपत्ति का प्रबंधन करे और सरकार के खजाने में जो जा रहा है, ये कमिश्नर की नियुक्ति हो रही है, ये जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके सरकार काम कर रही है, बंद होना चाहिए और हिंदुओं के साथ जो भेदभाव है वो बंद होना चाहिए। और उसका फायदा अब इसी बुक में लिखा है, जो अनुमान है अकेले तमिलनाडु में, अनुमान क्या, ये एक एस्टीमेट है, ये कोई गेस्टीमेट नहीं है, अकेले तमिलनाडु में प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए की आय मंदिर और मंदिर संस्थानों से होती है और उसमें से 1 रुपया भी कोई हिंदू या सनातन धर्म पे नहीं खर्च कर सकता। सरकार निर्णय करती है कि किस पे होगा, उसमें से भी पूरा डेटा दिया है पुस्तक में। और हमने तो बल्कि ये देखिए पाई चार्ट बना दिया है कि कहाँ से कितना पैसा खर्च होता है। ये देखिए ये जो पाई चार्ट है ना, ये इसमें है, इसमें जो शेष जो बचता है वो सिर्फ ये नारंगी रंग में जो दिखाया गया ये है। मतलब लगभग 60% सरकार कहाँ खर्च कर रही है उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं। और जो 40% बचा है वो भी कहाँ करेगी हम नहीं जानते, पर वो इतना दिखाते हैं कि इतना बचता है, बाकी वेतन में, भत्ते में, इसमें उसमें सब खर्च कर दिया।
तो तरह तरह की वेलफेयर स्कीम इससे चल रही है, जो जरूरी नहीं कि सनातन धर्म के लिए हो। तो हम ये कहते हैं कि आप इसका ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट में जो पैसा आए वो ट्रस्ट के लोग निर्धारित करें कि हम नए मंदिर उससे बनाएंगे, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे, उसका प्रयोग हम पाठशालाएं खोलेंगे, जी। वेद पाठशालाएं खोलेंगे। अपने सनातन धर्म के जैसे दूसरे धर्मों को आज़ादी है अपने धर्म के विकास के लिए काम करें, डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन के लिए, वो पैसा हम भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करें। ये इसमें जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमको आपने जो क्लसेज में यानी बंधन में बांध रखा है, आप हमें आज़ाद करिए और संविधान का सम्मान करिए। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों और उनकी आय पर सरकार का नियंत्रण क्यों है, ये मुख्य बात है इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि इसमें एक उप अध्याय है, या मैं कहूँ कि एक बिंदु है जी। वह है हिंदुओं के शत्रु नेहरू, कामराज और कांग्रेस। आप देखिए कि स्वतंत्रता के बाद हमने यह मान लिया था, या ऐसी आशा हमने की थी कि एक न्यास बनेगा और जो भूमि है वो हिंदुओं को दे दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और सारा का सारा इसकी विपरीत हुआ। तो इस पुस्तक के प्रस्तुत अध्याय में हमने विस्तार से पाई चार्ट की बात तो मेजर साहब ने की है। आप यदि वो देखते हैं तो आपको सहज अनुमान लगता है कि यह पूरी की पूरी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत रहते हुए किस प्रकार हिंदुओं को ध्वस्त करने में लगी हुई है। हिंदुओं की सारी संपत्ति अन्य संस्थानों के लिए जाती है, परंतु हिंदुओं के कोई ऐसे संस्थान बन नहीं पाते, यह दुर्भाग्य का विषय है। और इसलिए जो अनुशंसा की गई है कि ऐसा कोई अधिनियम बने जिसके माध्यम से यह जो एक तरह से सरकार का जो एकाधिकार हो गया है वह एकाधिकार समाप्त हो सके, और ये सरकार ही कर सकती है। यह बात हो गई संपदा संरक्षण को लेकर, और जो बात हम कह रहे हैं वह सारी बात राष्ट्र के विकास के हेतु है। दूसरा, यदि आप इसी दृष्टि से देखें तो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, वह है जनसंख्या नियंत्रण। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पर बात तो करते हैं परंतु उस पर काम नहीं करते। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए इसके लिए हमारे पास अभी तक ऐसा कोई अधिनियम नहीं बना है, जबकि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, संसद तक इस बात पर हंगामा बरपा होता रहता है। परंतु मुझे लगता है कि यह जो समय है हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करते जाएंगे उतना अधिक विनाश की ओर जाएंगे। आप कभी ट्रेन से यात्रा करके देखिए तो आपको जनसंख्या का अनुमान लगेगा। हमारे सारे संसाधनों पर बढ़ता हुआ दबाव, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, मेजर साहब ऐसे कई पक्ष जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम से जुड़ जाते हैं, और मुझे लगता है कि फिर इसको केवल धार्मिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको राष्ट्रहित की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जनसंख्या की बात आते ही प्रायः उसको फिर सांप्रदायिक है ना पक्ष उसका खड़ा कर दिया जाता है कि जी ये इस कारण जो है इसकी बात की जा रही है। परंतु कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र तब बचकर रह सकता है जब हमारी जनसंख्या संतुलित हो। मेजर साहब जी, इस पर आप थोड़ा आपने बहुत ही अच्छी बात उठाई। मैं देखिए ये पुस्तक में जी ये ट्रेन में कितने लोग लटके, इसीलिए हमने इसको धर्मनिरपेक्ष रखा है। जी मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि जब लोग नमाज पढ़ रहे हैं या मंदिर में बड़ी भीड़ है ऐसा कुछ दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, अगर नमाज का दिया तो मुस्लिम सोचेंगे हमारे को ही दिखा रहे हैं कि हम ही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। मंदिर का दे दिया, कुंभ का दे दिया तो लोग बोलेंगे कि हिंदुओं का दिखा दिया। तो हमने ये रखा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लटके हुए। हाँ। आप देखिए कि रेलगाड़ियों में जगह, आप देखिए हिंदुस्तान का ही है, ये भारत का है। तो स्थिति इतनी खराब है और देश को जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता इतनी अधिक है। एक डेटा आपको मैं देता हूँ, कहते हैं ना डेटा स्पीक्स, हम नहीं बोलेंगे, हमारे आंकड़े बोलेंगे। भारत के पास लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारी भूमि है जो हमारे पास है। तो जो भारत के पास जितनी भी ज़मीन है वो लिवेबल एरिया जो है, जो दुनिया के देश हैं उसका सिर्फ 2% है, 2%। और हमारी जो जनसंख्या है
वो है 17%। 17.7%, मोटा मोटा 18%। ठीक। आप इसका डिसबैलेंस देखिए कि जहां 2% भूमि रहने के लायक है वहां 18% लोग रह रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि हर छठा व्यक्ति इस धरती पर, छठा तो बल्कि हम ज़्यादा ही कह रहे हैं, 5.5 तक ही पहुंचता है, हम 6 तक कह रहे हैं क्योंकि 18 पंचे 90, तो हर छठा व्यक्ति इस धरती पर भारतीय है। तो आप ये समझिए कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी अधिक है। अब अगर आप 2011 का सेंसस देखते हैं तो आप पाएंगे कि सभी की जनसंख्या बढ़ी है, सभी की बढ़ी है, लेकिन मुस्लिम्स की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है। ये सब डेटा अवेलेबल है, इस पुस्तक में भी अवेलेबल है, नेट पे अवेलेबल है, किसी प्रामाणिक संस्था में जाके आप देख लीजिए, अवेलेबल है। इसलिए हम किसी को कोट नहीं कर रहे हैं, जिसको लगे कि हम गलत बोल रहे हैं वो हमें चैलेंज कर सकता है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सब की बात कर रहे हैं, सारी कम्युनिटीज़, यानी भारत को ओवरऑल जनसंख्या पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो हम लोग चीन को क्रॉस कर जाएंगे। नहीं, हम तो, मेरा ख्याल है 2025 तक, पहले अनुमान था 2030 में हम क्रॉस करेंगे, हम 2025 में ही चीन को क्रॉस कर जाएंगे। और जबकि अगर चीन से ही कंपेयर करें तो हमारा चीन से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि चीन के पास हमारे से 2.5 गुना ज़्यादा ज़मीन है जी, और हमारे बराबर जनसंख्या है। तो इसका मतलब हमारी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उनसे भी 2.5 गुना ज़्यादा है। ये बहुत सारे तथ्य हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम दुनिया में तो छोड़िए, आप चीन से भी हमारी जनसंख्या 2.5 गुना ज़्यादा है। चीन से जो हमारा कंपैरिजन है वो उचित नहीं है, क्योंकि उनके पास 2.5 गुना ज़मीन है हमारे से और जनसंख्या लगभग बराबर हो चुकी है। तो भारत की स्थिति काफ़ी कठिन है। अच्छा, उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ भारत या चीन या इंडोनेशिया या नाइजीरिया या जो बड़े देश हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए, पूरे मानवता के लिए ज़रूरी है। हम लगभग 8 बिलियन हो गए हैं। अभी आप देखिए 10 दिन पहले वो डेटा आ गया, हम 8 बिलियन लोग हो गए हैं। उसका बुरा असर ये हो रहा है कि सारा कुछ जो हमें पाना है, खाना है, हवा है, पानी है, भोजन है, वो सब तो इस धरती से ही आना है। बिल्कुल। तो धरती पे कितना ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है। और सब बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कारण ये है वो है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण तो मनुष्य खुद है। हमारी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है, हमारी बॉडी से खुद इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तरह तरह की गैसेस निकलती हैं। जब लोग मरते हैं, वो जलाए जाएं या गाड़े जाएं, उनसे कितनी ज़्यादा गैस निकलती है। तो जितनी भी ये हम जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी से पैदा हो रही हैं। और इसका दूसरा दुष्परिणाम ये हो रहा है कि जो दूसरे जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं, आप देखिए क्या हो रहा है कि जंगलों को बगीचों में कन्वर्ट किया जा रहा है, बगीचों को खेतों में। और असली चोट कहाँ पड़ रही है? हरियाली पर। चाहे वो बगीचे कटें, चाहे जंगल कटें, तो ऑक्सीजन पाने का जो सोर्स है कम हो रहा है अबाध गति से। अब मैंने खुद ही देखा, आप देखिए दिल्ली एनसीआर में किसी भी शहर की ग्रोथ देख लीजिए, जब शहर फैल रहा है तो जो बाहर हरियाली है, पेड़ों को काट करके कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे रुकेगी? नदियां समाप्त। अरे बॉम्बे में तो मीठी नदी मैंने देखा तो लोगों ने बताया कभी बहुत बड़ी नदी होती थी। पुणे में मुड़ा मुठा की वही स्थिति है। और यहाँ हमारे गाजियाबाद में जो नदी है, इसको कहते हैं हैदराबाद की मूसी भी ले लीजिए, मूसी। और यहाँ है हिंडन। हाँ बिल्कुल, हिंडन, वो भी मृत्यु के कगार पर है। तो ये कितना दबाव इतना ज़्यादा है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आप रोक नहीं सकते। और अनाधिकृत कब्जा, नदियों के जो बेसिन है उसके अंदर घर बना लेना, कब्जा कर लेना, ख़त्म कर देना। तो पूरी मानवता के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, सिर्फ भारत के लिए, चीन के लिए नहीं तो ये धरती इसे संभाल नहीं पाएगी। आप देखिए कि यदि स्वच्छ भारत अभियान चला तो मैं कहूँगा कि वो जनसंख्या नियंत्रण का केवल आंशिक इम्प्लीमेंटेशन है। जब तक स्वच्छ भारत अभियान को हम जनसंख्या के साथ भी जोड़कर नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं होगा जी। आपका भारत स्वच्छ तभी हो सकेगा जब आपकी जनसंख्या भी नियंत्रित रहेगी। जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी अधिक गंदगी होगी। नदियों की स्थिति पर तो हम बोल ही रहे हैं। ऐसे कई प्रतिवेदन, कई रिपोर्ट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि नदियाँ समाप्त हो रही हैं, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जनसंख्या नियंत्रण हमें उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और यह अध्याय इस पुस्तक का
इस संकेत करता जी। है। इसके साथ हम ये आप देखिए, जो हमने इसीलिए कलर्ड मैप दिया है ताकि लोगों को समझ आए। ये चीन की जनसंख्या का पाई चार्ट है, ये भारत की का है जैसा कि आप देख रहे हैं, अन्य ये देशों अमेरिका का है, और ये इतने देश, पूरी दुनिया इतने में है, पूरी दुनिया। यानी अगर भारत और चीन को जोड़ दिया जाए तो देश के लगभग 165 देश भारत और चीन के बराबर की जनसंख्या में जी रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करें। जी मेजर साहब, ऐसा ही एक और पक्ष उसके साथ जुड़कर आता है जी जिस पर कि प्रायः बात तो होती है परंतु फिर कार्यान्वयन को लेकर हम लोग पीछे हट जाते हैं। जी वो है समान नागरिक संहिता। जी 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 बिल्कुल। आपका कानून, संविधान धर्मनिरपेक्ष, सारी बातें धर्मनिरपेक्ष, परंतु ऐसा क्यों है कि हमारे कानून धर्मनिरपेक्ष नहीं है? हमारे कानून बहुत चयनात्मक दृष्टि से कुछ लोगों पर लागू होते हैं और एक जो विशाल जनसंख्या है इस देश की, जो एक तरह से प्रताड़ित है, उन पर अलग तरह से लागू होती है। तो समान नागरिक संहिता भी, जिसको कि सर्वव्यापी भी कहा जा रहा है, तो उसको आप कैसे देखेंगे और कैसे उसको लागू करने की क्या जो है योजना हो सकती है? जी, अब देखिए, समान नागरिक संहिता की बात तो हमारे संविधान में ही लिखी है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि सरकार और राष्ट्र संविधान के माध्यम से यथाशीघ्र भविष्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। अब लोग बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी जिसको हम बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, वो इन्फोर्सिएबल नहीं है। अरे इन्फोर्सिएबल नहीं है, इसीलिए तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया है। अगर इन्फोर्सिएबल होते तो आर्टिकल्स के अंतर्गत, दूसरे आर्टिकल के अंतर्गत होते। वो इसलिए रखा गया था कि हमारे फोरफादर्स ने ये समझा कि अभी स्थिति अनुकूल नहीं है, क्योंकि शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम था, देश का बंटवारा हुआ था, कम्युनल हार्मनी बिगड़ गई थी, तो कहीं किसी को ये न लगे कि हमारे ऊपर एक ज़बरदस्ती कुछ थोपा जा रहा है। तो उन्होंने कहा थोड़ी स्थिति अनुकूल होगी तो ये हम सिक्योर करेंगे। उसमें लिखा है कि द स्टेट विल सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो अनुच्छेद 44। जी, तो इसका मतलब है कि भविष्य में वो, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर इन्फोर्सिएबल नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है फिर वो हैं किस लिए। अगर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और हमेशा 50 साल, 100 साल, 75, 200 साल, 300 साल उसको डेकोरेट करके रखेंगे तो उनका मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो इसीलिए दिए गए हैं कि भविष्य में ये कानून में परिवर्तित होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है और नीति निर्देशक हैं, कि जब भविष्य में आप नीति बनाएं, नियम बनाएं, कानून बनाएं तो इनका ध्यान रखें। तो वो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, जिसको हम सेक्युलर कहते हैं, तो फिर धर्म के आधार पर दो कानून का कोई मतलब ही नहीं है। ये संविधान का ही उल्लंघन है। तो संविधान, जो मौलिक संविधान आर्टिकल 13 से लेकर 21 तक जो अधिकारों की बात की गई है, समान अधिकारों की बात की गई है, ये उसका उल्लंघन है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम संविधान को मानते हुए समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ें। अब कुछ लोग उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको नेशनल सिविल कोड कहा जाए, कुछ कहते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड कहा जाए, नाम कुछ भी हो, लेकिन ये जरूरी है जिस तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी और आईपीसी सबके लिए बराबर है। चाहे ईसाई मर्डर करे, हिंदू मर्डर करे, मुस्लिम मर्डर करे, सिख मर्डर करे, वही कानून लागू होगा। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर में वो लगा सकते हैं तो सिविल प्रोसीजर में क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल। तो जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसमें पनिशमेंट मिलता ही होता है। तो सिविल जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और भारत में वैसे भी हमेशा से महिलाओं को चाहे अधिकार देने की बात हो, चाहे नागरिकों, हम तो सबको बराबर अधिकार ही देते आए हैं। किसी को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी है कि एक ही तरह का कानून सभी के ऊपर लागू हो। ऐसा ही एक और अधिनियम या हम कहें कि सुधार की हमने बात की, वो है आरक्षण को लेकर। हाँ, ये तो आरक्षण जो है, आप देखिएगा कि कुछ राज्यों में तो 82% तक चला गया है, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़। तो आरक्षण की दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं तो
हमें हमें लगता है कि इसमें भी एक नवोन्नत वर्ग, जिसको मैंने हिंदी में कहा, वो क्रीमी लेयर जिसको आप कहते हैं, तो एक क्रीमी लेयर आरक्षण में भी आ चुका है। और एक ही कुछ पॉकेट्स हो गए हैं मेजर साहब कि यदि मान लीजिए आपने आरक्षण दिया है तो आपने अपने पूरे परिवार के लिए ले लिया है, और जो बाकी जो प्रताड़ित या वंचित जो वर्ग है या जाति है जी, उसी समुदाय का, उन्हें वो आरक्षण नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। उनके बच्चे जो है वैसे ही पीछे छूटते चले जाते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं व्यवस्था में बैठे हुए हैं, तो आप उस व्यवस्था का लाभ उठाकर आप अपने बच्चों को सेट कर लेते हैं। मैं सेट जानबूझकर उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो ये आरक्षण कहीं ना कहीं हमने कहा कि एक सुधार आयोग होना चाहिए। तो यह भी एक बहुत विचित्र स्थिति है कि संविधान बनने के इतने वर्षों के बाद, जबकि अंबेडकर स्वयं इसके पक्ष में नहीं थे, कि मुझे लगता है कि यदि अंबेडकर होते हैं तो वे स्वयं इसका निषेध करते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जब क्रिमिलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है तो वह SC/ST पर क्यों लागू नहीं हो सकता है? यह भी एक चिंतनीय पक्ष है, और इस पुस्तक में इस पर भी एक अध्याय है जो कि पढ़ना चाहिए, और किस तरह से लागू किया जा सकता है उसकी एक व्यवस्था पूरी इस अधिनियम में हमने दी है। जी, क्यों मेजर साहब? बिल्कुल। इसमें मैं ये कहूँगा, देखिए कि हमने तो जो लिखा है हम लोगों ने, वो सब कुछ डेटा के आधार, तो हम नहीं बोलते, आंकड़े बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखते हैं इसका पीछे से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान जो उन्होंने ड्राफ्ट किया, संविधान सभा ने जो संविधान बनाया, आप देखिए मौलिक रूप से संविधान में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे ज़रूरी बात ये हमें समझनी है, आरक्षण, लेकिन उसके एलिमेंट्स थे, और ये सहमति हुई थी पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच, जो उन्होंने महात्मा गांधी और संपूर्ण सनातन समाज की ओर से डॉक्टर अंबेडकर से किया था। क्योंकि मैकडॉनल्ड रामसेसे ने जो वो दिया था, कम्युनल अवार्ड दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, तो वो बहुत खतरनाक था। तो उसके विरुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हमें ये चाहिए, यानी कि उन्होंने सप्रेस्ड जो कास्ट्स हैं, अंग्रेज़ों ने कहा कि जो दबे हुए हैं, उन्हें उसी से दलित वर्ड निकला, इनके लिए अलग से प्राविधान हो। तो उस पर डॉक्टर महात्मा गांधी को गंभीर वो था, नाराज़गी थी कि नहीं, हम इसको अपने समाज को विभाजित नहीं होंगे। तो आमरण अनशन पे बैठ गए थे। फिर बाद में सहमति हुई। डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत विवेकशील व्यक्ति थे, उन्होंने समझा भी कि इससे समाज विभाजन होगा, और आश्वासन उन्हें दिया गया कि जो ये दे रहे हैं इस कम्युनल अवार्ड में, वो जब देश स्वतंत्र होगा हम अपने संविधान में आपको संवैधानिक प्राविधान करके, ये सीटें हिंदुओं के कोटे से जानी चाहिए, और वो हम प्राविधान करेंगे, अलग से नहीं। उनका यह था कि उनको अलग वर्ग या जाति नहीं माना जाए, जो कि वो थे भी नहीं। उसके बाद फिर जब संविधान बना तो संविधान में कोई ओरिजिनल ऐसा आर्टिकल या प्रोविज़न नहीं था। आर्टिकल 16(4) में अमेंडमेंट करके और फिर आरक्षण का प्रावधान रखा गया, हमें यह समझना है। और आरक्षण का जो मौलिक प्रावधान है वो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जो चाहते थे वो था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को जो लेजिस्लेचर है उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि विधानसभाओं में और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो। यही कुल आरक्षण की मांग थी, और इस पे सहमति हो गई थी। जो डेटा हमारे पास अवेलेबल थे उसके अनुसार 1931 का डेटा मुझे लगता है उपलब्ध था। उसके पहले का सेंसस डेटा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि 1941 में विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज भी उसमें व्यस्त थे और वही प्रशासक थे, तो जनगणना नहीं हुई थी। फिर 1951 में भारत आज़ाद होने के बाद हुई, तो 1951 की जनगणना तो उपलब्ध थी नहीं। तो 1931 के डेटा के बेसिस पर 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को और 7.5% यानी मोटा मोटा कुल मिला के दोनों का 23% आरक्षण का प्राविधान किया गया, और 10 वर्षों के लिए मात्र 1961 तक। एग्जैक्टली, तो 51 से 61 तक वाली 10 वर्षों के लिए किया गया, और कहा गया कि 10 वर्ष तक इनका आरक्षण रहेगा और ये लोकसभा विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या कि फिर उसके बाद वोट बैंक की राजनीति आ गई। फिर उस आरक्षण को जो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ विधानसभा लोकसभा तक चाहते थे, उसको बढ़ा करके
सरकारी नौकरियों में कर दिया गया। फिर लोगों ने डिमांड की कि सरकारी नौकरी कैसे पाएंगे अगर उनका एडमिशन ही नहीं होगा, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कर दिया गया। फिर उसके बाद लोगों ने कहा, जब जो आरक्षण से नौकरी पाए थे उन्होंने कहा कि जी हम तो दलित हैं, कुचले हुए हैं, हमारी तो शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं हुई, और वही सब लॉजिक दे करके बोले कि हमें प्रमोशन में भी मिलना चाहिए। आप देखिए कैसे उसका स्कोप बढ़ता जा रहा है। हम इसको कहते हैं जबकि मैं स्कोप। बीच में कह रहा हूँ कि दलित शब्द अपने आप में असंवैधानिक है, ही उसके लिए अनुसूचित कहा गया, अनुसूचित कहा जाति गया। हाँ, वो दलित तो संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान में नहीं है, इसके लिए शेड्यूल। वो कई लोग सोचते हैं शेड्यूल कोई कास्ट है। जब उन खास जातियों को संविधान के एक शेड्यूल या अनुसूची में नामित कर दिया गया तो शेड्यूल कास्ट कहा गया। बहुत अच्छा तरीका निकाला। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स, जिनका नाम एक अनुसूची में लिख दिया गया कि ये इसमें होंगे, और शेड्यूल ट्राइब हो गए। तो एक तो स्कोप बढ़ गया। दूसरा, 1989 में जब वीपी सिंह आए और उनकी सरकार गिरने की नौबत आ गई और वो सब ड्रामा हुआ, तो उन्होंने वो मंडल का कार्ड खेल दिया। उसके बाद फिर उसका स्कोप के बाद स्केल भी बढ़ गया। उन्होंने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दे दिया। अब ये रिजर्वेशन हो गया 50%। फिर उसके बाद और आरक्षण की, तो राज्यों ने क्या किया कि तमिलनाडु ने 69% आरक्षण कर दिया, मनमानी सब। तो जब 50% हो गया और राज्यों ने बढ़ाना शुरू किया तो लोग विचलित हुए। और इंदिरा साहनी का बहुत प्रसिद्ध केस है, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी आरक्षण कुल मिलाकर 50% से अधिक नहीं होगा। वो इसलिए किया ताकि मेरिट के लिए भी कुछ जगह बची रहे और जो अनारक्षित लोग हैं उनके लिए भी सीटें हों जो मेरिटोरियस हैं। उसके बाद अब देखिए 10% तो वो स्वीकार हो गया। उस पर काफ़ी बवाल हुआ, राजीव गोस्वामी जैसे कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत कुछ हुआ, लेकिन सरकार है, गवर्नमेंट हैज़ इट्स वे, और 50% आरक्षण हो गया। फिर जब अभी मोदी जी आए तो उन्होंने राइटफुली ठीक ही किया, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी थी उसमें बहुत से लोग बहुत गरीब थे जो जिन्हें किसी तरह का संरक्षण आरक्षण नहीं था, तो उसमें उन्होंने 10% बढ़ाया। अब 60% केंद्रीय सेवाओं में हो गया। लेकिन 60% नहीं है, मैंने इसमें डेटा दिया है, पुस्तक में आप देखेंगे, पाई चार्ट भी दिया है। अगर आप देखें, क्योंकि नियम यह है कि जो आरक्षण वर्ग से लोग हैं अगर वो जनरल मेरिट में आते हैं तो आरक्षण में काउंट नहीं होंगे। तो जो इफेक्टिव आरक्षण है यानी प्रभावी आरक्षण, वो कहीं भी 64% तक हो जाता है। यानी अनारक्षित वर्ग के लिए अनरिजर्व सीटें सिर्फ 36% बचती हैं। ये तो केंद्र की स्थिति है। अब राज्यों में आइए, राज्य बहुत ज़्यादा उत्साही है। तमिलनाडु में 69% हो गया। फिर छत्तीसगढ़ में अभी भूपेश बघेल साहब की गवर्नमेंट ने आरक्षण कर दिया 82%, ऑर्डिनेंस निकाल दिया। लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने अभी स्टे दे रखा है, लेकिन सरकार की तरफ से 82%। इसी तरह महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण देने के चक्कर में वहाँ 75% आरक्षण हो गया। तो ये जो इतना बढ़ता जा रहा है, यहाँ इस पर कहीं ना कहीं तो लगाम लगनी चाहिए। बाकी लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे, एक। दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कुंठा का। नौजवानों में बहुत कुंठा है, क्योंकि जब सीटें आरक्षित हैं तो वो कितना, वो 100%, 100 में 100 नंबर ला लें तो भी वो उसके योग्य नहीं माने जाते। दूसरा, इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आरक्षण होने के कारण मेरिट बहुत कंप्रोमाइज़ हो रही है। बहुत से वीडियो आए हैं, आपने देखा है कि ऐसे ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति हो रही है जो उस विषय को जानते ही नहीं हैं, लेकिन चूंकि सीट भरनी है तो उनमें से जो बेस्ट मिल गया, भले ही बेस्ट उनका जो बेस्ट है, इट इज़ नॉट इवन गुड इनफ, दैट बेस्ट इज़ नॉट गुड इनफ फॉर टीचर्स, वो उसमें रखे जा रहे हैं। तो इससे पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ओबीसी में एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, उसी तरह से SC ST में भी होना चाहिए। और ये मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे, ये SC ST खुद कर रहे हैं, क्योंकि वही इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं कि SC और ST में भी एक एलीट क्लास बन गया है, और जिसके मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि सबसे एलीट सर्विस सिविल सर्विस मानी जाती है। किसी का बाप IAS है तो उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, बेस्ट, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशनली प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चा अच्छी शिक्षा पाता है, लेकिन उसको भी आरक्षण मिल रहा है। एंड टॉप ऑफ दैट उसको फीस भी नहीं देनी पड़ रही है फॉर्म भरने की, सब जगह कंसेशन है। क्यों? अच्छा, अब जब वो एलीट क्लास का बच्चा पहले से ही अच्छी शिक्षा पा रहा है तो वो फिर मेरिट में ऊपर आएगा। तो एक एलीट क्लास है जो सारे आरक्षण की मलाई खा रहा है और नीचे जा नहीं रहा है। तो इससे नुकसान ये हो रहा है कि सारा पर्पस ही डिफीट हो गया। जो नीचे पड़ा है तलहटी में वैसे ही पड़ा हुआ।
अब एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब एयरपोर्ट मैनेजर था तो मेरे पास एक शेड्यूल कास्ट के मेरे बहुत परिवार से अच्छे संबंध थे, एक पारिवारिक संबंध था। वो आए, बोले हमारे बेटे को नौकरी दिलाई। हमने कहा वो तो सरकारी नौकरी में कहीं भी आ सकता है, आरक्षण है। बोला अरे साहब आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी एक बड़ा एलीट क्लास बन गया है, हम कितनी भी मेहनत कर ले वहाँ पहुँचते ही नहीं, उन लोगों को सारी सुख सुविधाएं हैं तो वही सारा ले लेते हैं। तो वो एक उनके मन में भी बहुत विद्रोह है कि एक जो एलीट क्लास है उसे हटाएं। तो ये ज़रूरी है कि कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया जाए, या ये हो कि आरक्षण जिसको एक पीढ़ी में मिल गया दूसरी में नहीं मिलेगा, या अगर एडमिशन में मिला तो फिर नौकरी में नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं इस पे रोक लगनी चाहिए, तभी इसका पर्पस पूरा होगा। उसी के लिए हमने रिजर्वेशन रिफॉर्म्स कमीशन की बात की है। ये तो ऐसा हो गया अंधा बांटे रेवड़ी। बिल्कुल। तो रिजर्वेशन रिफॉर्म्स कमीशन यानी आरक्षण सुधार आयोग की बात की है। एक आयोग हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज हो, पढ़े लिखे लोग हों, सिविल सर्वेंट हो, ब्यूरोक्रेट हो, एकेडमिशियन हो, और ये पूरे का अध्ययन करें और सरकार को पॉलिसी गाइडेंस दें कि आरक्षण का अधिकतम लाभ कैसे दिया जा सकता है। और दूसरा साइड एक और है, अब जैसे अपर कास्ट क्या मतलब जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो उनमें भी बहुत से गरीब लोग हैं, उनको कोई सुविधा नहीं, न वो फ्री कोचिंग ले सकते हैं, जितने फॉर्म भरेंगे उस सारे फॉर्म का पैसा देना पड़ेगा, उनको तो एक फॉर्म भरने का पैसा नहीं है। तो सरकार जो मिनिमम कर सकती है वो ये है कि आरक्षण आप अगर दे रहे हैं तो दीजिए, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं कम से कम उनसे हर फॉर्म भरने का पैसा तो मत लो। जो गरीब लोग हैं उन्हें बोलो तुम्हारा फॉर्म, जैसे SC ST को है कि फ्री में आप फॉर्म भरेंगे, उनका पैसा नहीं लगेगा, उनको भी दे दो, विद्यार्थी हैं बेचारे। तो आर्थिक आधार पर ये छोटी छोटी सुविधाएं दे करके समाज का, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य हैं, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर सबका होना चाहिए ना। तो हम आरक्षण, इस चैप्टर में हमने यही बात कही है। बहुत कल्याणकारी शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं? राम राज्य प्रयोग करने से आपको डर लगता है क्या? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन संविधान में कल्याणकारी लिखा है तो हम कल्याणकारी कह रहे हैं। इस पुस्तक में हमने आरक्षण में एक सुधार के लिए आयोग के अधिनियम की हमने बात की है, तो इस दृष्टि से भी थोड़ा चिंतन हमें करना चाहिए कि कैसे हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ सकता है जब तरह तरह के स्तरों पर यह खाइयाँ बढ़ रही हैं। सरकार का काम है खाइयों को पाटना, जनता का भी काम है उस खाई को दूर करना। तो मुझे लगता है कि यह आरक्षण का जो अधिनियम है खाई को पाटने के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि वास्तव में अम्बेडकर जी ने जो दृष्टि दी थी कि कैसे समाज में एक समानता आएगी, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं, अंग्रेजी में मैं कहूँ तो अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब डॉक्टर अम्बेडकर का विजन ये था कि समाज, सभी का उत्थान हो, किसी का पतन ना हो। जी। ऐसे हमें कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए या इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिसमें एक वर्ग का उत्थान हो जाए तो दूसरे का पतन हो जाए, तो फिर हम वही हैं। तो ये इसीलिए आरक्षण सुधार आयोग की बहुत आवश्यकता है। हम ये नहीं कह रहे आरक्षण खत्म, हमारा कोई रिकमेंडेशन आप देखिए कि बस सुधार होना चाहिए। इस कारण समाज में एक विद्वेष की भावना भी उत्पन्न हो रही है। ऐसा ही संबंध केंद्र राज्य अधिनियम का भी है, वहाँ पे भी विद्वेष है, तो उसको भी बोलिए कि केंद्र राज्य संबंध जो है कैसे सुधर सकते हैं, कैसे सुधारे जाने चाहिए। अब देखिए केंद्र राज्य संबंध पे पूरा चैप्टर है, लेकिन वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है, लोगों का, आम जनों की उसमें रुचि नहीं होती है। नहीं, परंतु फिर भी एक टिप्पणी अवश्य जानी देखिए केंद्र राज्य संबंध में मैं कहूँगा, आप देखिए उससे इंटरनेशनल ट्रीटीज प्रभावित होती है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भारत बांग्लादेश के बीच में वाटर ट्रीटी साइन होनी थी, लेकिन ममता बनर्जी जो बंगाल की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उनके दुराग्रह के कारण नहीं हो पा रहा था। बड़ी कठिनाई होती है इसमें। तो जो जैसे जल जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें राज्य का भी अधिकार है, केंद्र का भी अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे जैसे 47 सब्जेक्ट्स हैं जो इसके पास हैं, स्टेट के पास हैं, 99 यूनियन के पास हैं, और कुछ आई थिंक 61 या 62 वो कंकरेंट लिस्ट में है। तो हमारा ये कहना है कि केंद्र राज्य संबंधों में जो लिस्ट है, एक तो उसकी समीक्षा हो। लॉ एंड ऑर्डर को हमने इसमें रिकमेंड किया है कि लॉ एंड ऑर्डर को कंकरेंट लिस्ट में लाया जाए, क्योंकि अभी मान लीजिए CBI कोई वारंट लेके जाती है, स्टेट पुलिस कोई कोऑपरेट ही नहीं करती, बोलती हम घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमारा काम है। तो ये सारी मुसीबतें हैं, इसलिए कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए। और
जो केंद्र राज्य संबंध है उसको सुधारने के बारे में हमने इसने काफ़ी इस चैप्टर में लिखा है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। एक तो लिस्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो, दूसरे उसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हों उसमें अगर राज्य बाधा बन रहा है तो उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, ये बातें इसमें हमने लिखी हैं। जी जी जी। अच्छा, इसी तरह से राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के भी काफ़ी विवाद रहा है। और सबसे ज़्यादा तो आप देखिए, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल था कि जब श्रीमती कमला बेनीवाल गुजरात की राज्यपाल थीं तो लगभग जितने भी बिल गुजरात विधानसभा से जाते थे, मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, सारे बिल पर वो कोई न कोई तरह की परेशानी खड़ी करती थी। और जरा सा भी उन्हें मौका मिलता था तो प्रेसिडेंट को रेफर कर देती थी। अब प्रेसिडेंट उसे भले ही मतलब अपनी सहमति दे दें, लेकिन उससे होता क्या था, कानून बनने में रुकावटें बहुत आती थी, तो राज्य सरकार को बहुत परेशानियां होती थी। और एक उदाहरण नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जगदम्बिका पाल को राज्यपाल उसने बना दिया। उस समय रोमेश भंडारी थे, उनको बना दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस के कहने पर और मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी कोई मेजॉरिटी नहीं। और वाजपेयी जैसे व्यक्ति को फिर धरने पे बैठना पड़ा, 24 घंटे में फिर उसको पलटना पड़ा। मतलब इतना दुरुपयोग हुआ है राज्यपालों का। तो कई बार तो लोग कहते हैं कि राज्यपाल का संस्थान ही नहीं होना चाहिए। इस पर सरकारिया कमीशन में बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, मैंने भी उसको पढ़ा, और भी बहुत सारी जो रिपोर्ट पढ़ी लिखने के पहले पुस्तक। तो ले देकर कहना ये उसका है कि राज्यपाल होना तो चाहिए, लेकिन राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र और उसकी नियुक्ति का जो तरीका है उसमें सुधार की आवश्यकता है। आयु का भी मुद्दा है उसमें। हाँ, आयु का। अब ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी स्मृति ही नहीं कुछ है, जो अपने एडीसी के सहारे से चलते हैं। तो ऐसे राज्यपाल क्यों नियुक्त किए जाए जिन्हें कुछ याद भी नहीं रहता है? बड़ी तो इस पर, और इसमें तो मंत्रियों के ऊपर भी मैं कहूँगा कि आयु का होना चाहिए। कि जो मेंटली फिजिकली फिट नहीं है वो सबके ऊपर ये कानून लागू हो। और डॉक्टर साहब, इसमें सर्वोच्च न्यायालय वो एक बहुत महत्वपूर्ण सुगम्यता क्षेत्रीय न्यायपीठ का प्राविधान करने की बात की गई है। ये बहुत लंबी डिमांड है। देखिए, है भारत जैसे इतने विशाल देश में आप देखिए कि एक सर्वोच्च न्यायालय, और वह भी भारत के बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में, है ना, पश्चिमोत्तर में। और आप देखिए कि जो अन्य राज्य हैं जो दक्षिण में हैं या पूर्वोत्तर में हैं, वे लोग तो पहुंच ही नहीं पाते सर्वोच्च न्यायालय तक। तो ऐसे में एक जो अनुशंसा वो भी है, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ होनी चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो भी एक अनुशंसा है। हाँ, तो उसमें हमने देखिए क्या किया है कि न्याय सुगम्यता, न्याय सुगम्यता के लिए हमने रिकमेंड किया है कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ 3 और होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का जो ज़्यादा काम है वो तो 2 ही, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में जो बताया गया है रोल क्या है, 2 है बेसिकली। एक तो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 बड़ा उत्तरदायित्व जुडिशियरी का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का। एक तो संविधान की जो अंतरात्मा है वो बदलने न पाए, संविधान के हिसाब से कानून चल रहा है कि नहीं उसका संरक्षण करना। दूसरा है कि कोई भी कानून है उसका इंटरप्रिटेशन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के माध्यम से किया जाता है। जैसे कोई संसद ने कानून बनाया, उसमें कोई झगड़ा शुरू हो गया कि इसका मतलब ये है कि यह है, तो जुडिशियरी उसे करती है। तो जो संवैधानिक पीठ है जो संविधान की व्याख्या कर रही है वो तो दिल्ली में ही रहे, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़े मुकदमे आते हैं, कारपोरेट से हैं, डिफरेंट लॉज से हैं। तो वो सारे के सारे सुगम्य बनाने के लिए हमने ये रिकमेंड किया है कि दक्षिण के चारों राज्यों के लिए, चूँकि बेंगलुरु सेंटर में है, चारों राज्यों के अगर आप देखें भौगोलिक दृष्टि से रिकमेंडेशन है, किसी राज्य की वो नहीं करना है। तो बेंगलुरु में एक पीठ हो, और केंद्रीय भारत में नागपुर में एक पीठ हो, और पूर्वोत्तर के लिए एक गुवाहाटी में पीठ हो, जहाँ से, और उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एक तो भौगोलिक स्थिति क्या है, दूसरा वहाँ से कनेक्टिविटी कैसी है, रेल से, हवाई जहाज से यातायात कैसा है, सड़क मार्ग से कैसा है, ताकि लोग वहाँ पहुँच सके, तभी तो सुगम्यता है। और उत्तर भारत के जो राज्य हैं और पश्चिमोत्तर भारत के, जैसे पंजाब है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, इन सबको जो मुख्य पीठ दिल्ली में है उसके पास ही रखा गया। तो संवैधानिक मामले जितने हैं वो तो दिल्ली में ही तय हो, लेकिन बाकी जो मामले हैं जो जिस क्षेत्र के हैं वो उसी क्षेत्र की पीठ में जाएं। और लोगों को, अब अभी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इसके पहले भी कई न्यायाधीशों ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय लेने के लिए लोगों को हमारे पास नहीं आना चाहिए। और अगर ये आगे बढ़ता है और इस तरह की पीठ का निर्माण होता है तो सरकार और न्यायपालिका, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, ये तीनों मिलकर के राष्ट्रहित में
हमारी ये अपील है और पुस्तक में हमने डिटेल में दिया है कि ये 3 पीठ बेंगलुरु, नागपुर और गुवाहाटी में। ऐसा ही एक और अध्याय है मेजर साहब, उपासना स्थल अधिनियम 1991 को लेकर जी, जिसमें हमने संशोधन या निरसन की हम अनुशंसा कर रहे हैं। वो क्यों होना चाहिए? अब देखिए, वो तो सभी को पता है कि ये बहुत ही गलत कानून है, क्योंकि सभी को मालूम है कि जिस तरह से जो आक्रांता और आतताई आए पश्चिमोत्तर यानी सेंट्रल एशिया से, तो उन्होंने मंदिरों का बहुत विनाश किया। सब डॉक्यूमेंटेड है, इवन उनके खुद के हिस्टोरियन लिखते हैं और बड़ा महिमा मंडित करके लिखते हैं कि इस शासक ने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों का इतना मंदिर ध्वस्त किया, इतना लूटा, इतनी औरतों को ले जा करके सेंट्रल एशिया में या काबुल में नीलाम कर दिया। सब लिखा है, उन्होंने लिखा है। तो इतने अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा और लिखा कि उसको तोड़ करके मस्जिद बना दी। अब उसके बाद सडनली 1991 में नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हैं, वो कानून ला देते हैं अपीजमेंट के लिए। इसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, जो कांग्रेस की है जी। कि अब 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी धार्मिक स्थलों की, सिर्फ राम जन्मभूमि विवाद को छोड़कर, उस समय राम जन्मभूमि विवाद का निर्णय नहीं हुआ था, उसको छोड़कर किसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी विवादित था। तो आप मुझे ये बताइए कि इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि हमने 3 साल पहले आपका खेत छीन लिया, उसके बाद 15 दिन पहले कोई कानून बना दे, ऐसे ही कई घटनाएं हो जाएं, बहुत होती हैं। हम आपका खेत छीन लें, कोई राम मोहन का खेत छीन ले, अब्दुल रहीम का खेत छीन ले या घर छीन ले, फिर एक दिन एक कोई कानून लेके आए कि भाई जो भी झगड़े थे खेत छीनने उनने के, वो 2022 और 30 अक्टूबर 2022 के पहले जो थे वो सब वो मान लिए जाएंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उन पे कोई न्यायालय में विवाद नहीं किया जा सकता। तो ये न्याय है? यह तो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है कि जिसने हमारी जमीन छीनी, आपने कानून बना दिया कि अब हम न्यायालय भी नहीं जा सकते। तो ये तो मतलब आप उसमें मुकदमा भी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ तक तो ये तो कम से कम जुडिशियरी को इतना अधिकार तो दो। जुडिशियरी हमारी बहुत अच्छा काम किया है हमेशा से और बहुत क्रेडिबिलिटी है। अगर कोई चीज़, जैसे कृष्ण जन्मभूमि है, विवादास्पद है, तो अगर राम जन्मभूमि को न्यायपालिका निर्धारित कर सकती है कि राम मंदिर बनेगा कि नहीं, किसकी है, तो वो कृष्ण का भी डिसाइड कर सकती है, या और भी जहाँ विवाद है कर सकती है। तो न्यायपालिका को अधिकार दीजिए। कम से कम आपने कानून बना दिया और अब कोई न्यायपालिका में जा ही नहीं सकता। तो इसलिए हमने कहा कि ये कानून गलत है, और ये सच है, बहुत ही गलत है। संवैधानिक दृष्टि से गलत है, सामाजिक दृष्टि से गलत है, धार्मिक दृष्टि से गलत है, और ये अपीजमेंट के लिए लाया गया था जी, जो हमेशा से कांग्रेस की पॉलिसी रही है। उसको उनको तुष्टिकरण के लिए ये कानून लाया गया था, इसलिए हमने कहा इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए। अब पुस्तक में बात यह है, जो 21 कानून हैं, इनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं जिनकी अनुशंसा है। एक तो जो नए कानून बनने चाहिए जी, अधिकतर वही हैं। दूसरे वो जो कानून हैं जिनमें अमेंडमेंट होना चाहिए, उनका भी हमने दिया है और क्या अमेंडमेंट होना। और तीसरे कुछ कानून ऐसे हैं, जैसे आपने ये कहा, तो कुछ कानून ऐसे हैं जिनको निरस्त किया जाना चाहिए या स्वतः समाप्त होना चाहिए। हाँ, इनको रिपील किया जाना चाहिए। तो ये उसमें से ये कानून उस कैटेगरी का है। और ये मेरा ख्याल है आखिरी चैप्टर में हमने इसे दिया है। ये है हाँ, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 जी। एक चीज़ इसमें हम जरूर करेंगे कि जैसे हमने कहा कि न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति का विषय है, वो भी हमने इसमें उठाया है। जी। क्योंकि सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की कानून बनाया था जी। और अरुण जेटली जी उस समय कानून मंत्री थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया था, बहुत अच्छा कानून था, बहुत ही अच्छा था। और लेकिन उसको जब वो जुडिशियरी में गया तो 4-1 से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसे निरस्त कर दिया। और उस समय न्यायमूर्ति JS केहर हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, उसको निरस्त कर दिया। लेकिन आपको बताऊं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में भारत अकेला देश है जहां पर जजों की नियुक्ति न्यायपालिका करती है। क्योंकि नियुक्ति का सारा अधिकार कार्यपालिका है, यानी जिसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, उसका है पूरी दुनिया में। और अमेरिका में तो प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर है, जिसको चाहेगा जज नियुक्त करेगा। यहाँ पे जज ही जज को नियुक्त करते हैं। और अच्छा, वैसे भी जो सारी दुनिया में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो ये हैं कि नियोक्ता जो होगा वही हो सकता है जिसको तनख्वाह देने का अधिकार है।
तो जो कंसोलिडेटेड फंड है भारत का, उस पर एग्जीक्यूटिव का राइट है, पार्लियामेंट का राइट है, जुडिशरी का बिल्कुल नहीं है। उनको भी पैसा पार्लियामेंट के सैंक्शन से मिलता है जी। तो चाहे जजों की संख्या बढ़ानी हो, चाहे उनकी तनख्वाह बढ़ानी हो, ये अधिकार एग्जीक्यूटिव का है। जुडिशरी अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकती, तो नियुक्ति कैसे कर सकती है? हमने इसमें दिया है फ्रांस में नियुक्ति का क्या तरीका है, जो बड़े बड़े देश हैं जी। इंग्लैंड में क्या तरीका है, अमेरिका में क्या तरीका है, ऑस्ट्रेलिया में क्या तरीका है, कनाडा में क्या तरीका है। सब जगह एग्जीक्यूटिव को पावर है जजों की नियुक्ति को। सिर्फ भारत में अकेला दुनिया का देश है जिसके पास जुडिशियरी को पावर है जज नियुक्त करने की। तो ये तो आप अपने आप को ही नियुक्त कर रहे हैं, फिर आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लीजिए, तो ये सही नहीं है। और न्यायपालिका को भी ये सोचना चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ और ध्यान देने की है कि संविधान में प्राविधान ही नहीं है। जो कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति होती है वो संविधान में है ही नहीं, इन्होंने अपने आप से गढ़ा है। लेकिन इन्होंने गढ़ा क्यों? क्योंकि ये कहते हैं जहाँ कानून नहीं हम कानून निर्णय दे सकते हैं, तो इन्होंने दे दिया। बिकॉज जुडिशियल डिसीजंस हैव द इक्वल स्टेटस ऑफ लॉ। तो इन्होंने निर्णय दे दिया, ऐसे नियुक्ति होगी तो कानून बन गया। लेकिन आप देखिए टेक्निकली और अदरवाइज भी सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल। इसीलिए संविधान में पहला जो शब्द आता है वी द पीपल। सारी की सारी सॉवरेनिटी लोगों में होती है, गण में होती है, प्रजा में होती है। प्रजा मतलब उस अर्थ में नहीं जो राजा होते हैं, प्रजातंत्र है ही है ये, उनके पास है। उनके प्रतिनिधि कौन है? एमएलए और एमपीज हैं। तो हम उन्हें भेजते हैं कि आप कानून बनाइए और आप देश को चलाइए। तो जो सॉवरेनिटी है वो जनता से जनप्रतिनिधियों में जाती है और वो सॉवरेनिटी के द्योतक हैं। इसीलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है जी। तो जुडिशियरी को उससे सुप्रीम होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और पार्लियामेंट जो कानून बनाए उसे स्वीकार करना चाहिए। जी जी। तो इस तरह से प्रस्तुत पुस्तक में मौन संविधान भयानक परिणाम में 15 मुख्य रूप से जैसा हमने अभी विभाजन किया, एक तो नए कानून बनाने की आवश्यकता है, दूसरा संशोधन और तीसरा जो है निरसन। इस तरह से तीन भागों में आप इसको विभाजित करके देख सकते हैं। और इतने अध्याय, 15 अध्याय, और जो उत्तर कथन है जिसको एपिलॉग हमने कहा, उस एपिलॉग में 6 ऐसे अध्याय हैं जिन पर आगे विस्तार से कभी बात होगी। परंतु कुल मिलाकर यह पुस्तक जनहितार्थ है, राष्ट्रहितार्थ है। इसलिए इस पुस्तक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप सबकी भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।